वेलकम टू एवरीवन। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगी कि आपको कैसे ये सारी आप बोल सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन जर्नी में आप इन सारे स्टेप को इनकलकेट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। जब बात आती है हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करना या ट्रांसलेशन की जो बात होती है, जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी आपको ही पता है कि हिंदी में भी पैसेज दिए होते हैं और उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करें वो बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो किसको किसको रीच होगी और क्या वो हिंदी मीडियम वाले होंगे या इंग्लिश मीडियम वाले, बट हाँ, ये ट्रांसलेशन में सबको प्रॉब्लम होती है। मुझे भी हुई थी और ये सभी स्ट्रगल करते हैं। तो बट आप ये सारे स्टेप को इनकलकेट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और आप एक बार स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि हमें कंटेंट कहाँ से मिले हिंदी में जिसे हम ट्रांसलेट करें, और काफ़ी अच्छा भी कंटेंट कहाँ से मिले। तो मैं एक बात बोलूँगी कि अगर आप किसी कोचिंग में अगर आप ले रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं कंटेंट। ये मुझे नहीं पता कि वो कैसा करते हैं, क्योंकि हाँ, कोचिंग वाले करते हैं तभी तो बच्चे कोचिंग लेते हैं। बट जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं फ़ी, तो वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे परस्यू करें। तो मैं आपको ये बताऊँगी, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी स्टेट में हैं, जो भी आपका स्टेट है, वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी में जाइए। उस कॉलेज जो भी लोकल यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी यही है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बीयू। तो वहाँ के मैंने क्या किया, वहाँ के बच्चों की पॉलिटिकल साइंस की मैंने गेस्ट पेपर ले लिया, जो उनका जिसमें सारे उनके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस दिए होते हैं। मैंने उनके क्वेश्चंस देखे, तो क्वेश्चंस वही थे जो हमारे पॉलिटी में क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि उत्तराखंड और यूपी, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड और यूपी का मैं बोलूँगी कि उसमें पॉलिटी बेस्ड हिंदी में ट्रांसलेशंस होते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। पैसेज दिए होते हैं, इवन आपको ऐसे राइटिंग भी पॉलिटी बेस्ड मिल जाएंगी। तो मैंने पहले कंटेंट देखा तो मुझे बहुत सही लगा, और प्राइस भी रिजनेबल थी। पतली सी बुक होती है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। तो उनके कंटेंट ये 10-12 क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत सही लगे उनका पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। आपके भी वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिवर्सिटी होगा, जहाँ का जो भी ऑनर्स जो बच्चे परस्यू करे होंगे, उनका आप वहाँ से उनकी यूनिवर्सिटी का आप ये पेपर ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो उससे आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा ट्रांसलेट करने में। तो जैसे कि आप क्वेश्चंस देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इसी बेस्ड आपको बहुत सारे पैसेज मिले होंगे। उत्तराखंड में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं जो कि डायरेक्ट किसी आर्टिकल को ले लिया गया है, और उस आर्टिकल को हिंदी में पैसेज दिया हुआ है, और उस आर्टिकल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद भी देखिए। भारतीय संविधान में अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांतों का विवेचन करें। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे हिंदी के वर्ड्स मिलेंगे। तो आप एक बारी इसको पढ़िए, और साथ ही साथ आपको वहाँ से हिंदी के बहुत सारे वर्ड मिलने लग जाएँगे। आप उसको वहाँ से ट्रांसलेट करना स्टार्ट कीजिएगा। मौलिक अधिकारों के अध्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का परिरक्षण करें। ये हो गया। भारत के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की विवेचना करें। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों की विवेचना करें। ये सारे क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि ये बहुत आजकल न्यूज़ में भी है। तो ये हो सकता है कि ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जब भी आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे राइटिंग में या ट्रांसलेशन में भी आ सकता है। भारतीय राजनीति में एक कारक के रूप में जाति का परिरक्षण करें। चुनाव से रिलेटेड भी आ सकता है। चुनाव सुधार जो अभी हुए हैं, बहुत सारे चुनाव के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको विश्लेषण करें। तो ये मैं आपको पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, भारतीय संविधान में अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांतों का विवेचन करें। ये इनका पहला क्वेश्चन है, और इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, बट हिंदी में दिए हुए हैं। क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि आपको हिंदी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लग जाइएगा। अगर वहाँ पे ये हिंदी मीडियम के बच्चों का भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप इंग्लिश वाले बच्चों का भी ले लीजिए, और दोनों को एक साथ करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपके साइड नहीं मिल पा रहा है, तो एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूँगी, डीडी बासु की बुक बहुत पतली पतली सी आती है, डीडी बासु, डी के बासु, कॉन्स्टी की। उसकी आप हिंदी और इंग्लिश में भी रख सकते हैं अपने पास। आप एक काम कर सकते हैं, हिंदी की बुक खरीद सकते हैं और एक की कोई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आज पीडीएफ भी आजकल मिल जाते हैं। तो डीडी बासु भी बहुत सही है अपनी जगह पे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे रीड किया था उसको मैं बताती हूँ यहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रस्तावना, यहाँ पे जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आधारशिला है, विवेचन करें। एक क्वेश्चन ये है, दोनों का क्वेश्चन सेम ही है, प्रस्तावना के संविधान में क्या महत्व है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षणों को लिखें। इसका बस इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसका इंग्लिश में कंटेंट नहीं दिया हुआ, पूरा का पूरा प्योरली हिंदी में दिया हुआ है। बट इससे आपको पूरे के पूरे हिंदी के वर्ड्स पता चल जाएंगे। जैसे मैं वो दिखाती हूँ, यहाँ पे दिए हुए प्रियम्बल के वही सारे वर्ड्स हैं जो वर्ड आपको प्रियम्बल में आप रीड करते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये वर्ड प्योरली प्रियम्बल का लिया हुआ है। तो आपके पास इंग्लिश में तो डायरेक्ट होगा, या आप डिग्लॉट ले लीजिए हिंदी टू इंग्लिश, तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी कीवर्ड्स इंग्लिश के जानने में। फिर ये ऐसा नहीं है, पॉलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं, बट उसमें ना पॉलिटी में बहुत सारे वो ना जस्टिस के वर्ड्स भी दिए रहते हैं। जस्टिस, जो भी जस्टिस ने ऑब्जर्वेशंस दिया है और उनके वो भी दिए रहते हैं, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो वो इंग्लिश में भी इस यूनिवर्सिटी में मिल जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे A.K. गोपालन का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ, तो ये आप एक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे हिंदी में लोकल न्यूज़पेपर आते होंगे, वहाँ से जहाँ भी आपको लॉ से रिलेटेड कहीं भी लोकल न्यूज़पेपर में दिखते हैं उसको आप कट कर लीजिए, अपने पास रखिए। जैसे कि ये एक मैंने अभी पढ़ा था तो ये मैंने रखा था। वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं हिंदी में कटिंग पेपर, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन के लिए रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हिंदी के भी वर्ड्स मुझे पता चले, और मुझे अच्छा लगता है हिंदी में पढ़ना भी, क्योंकि हिंदी भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप जुडिशरी कि पेपर को क्रैक कीजिएगा तो आपको इनिशियल डेज़ में हिंदी आनी चाहिए, लोअर जुडिशरी में बहुत हेल्प होगी आपको। तो ये केस जैसे कि था कि सिर्फ संदेह के आधार पर कानूनी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति को करना पड़ता है मुकदमे का सामना। तो यहाँ पे संदेह के स्थान पर, तो यहाँ पे आपको ये सारे वर्ड्स कुछ पता चलेंगे। मुकदमे में पहले तथ्यों की गहन जानकारी कीजिए, ये वर्ड्स कुछ कुछ आपको कीवर्ड्स पता चलेंगे। जैसे कि प्रथम दृष्टया, जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, कहीं पे किया गया था ये वर्ड, मुझे, हाँ यहाँ पे है ये वर्ड, प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो ही ये पूरा रेफरेंस दिया हुआ है इस केस का हिंदी में। जैसे कि मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे, तो आपको पता है कि कॉग्निजेंस और प्रूडेंस होता है इसका मतलब इंग्लिश में अपने विवेक, तो इंग्लिश मतलब लीगल वर्ड्स में बोला जाता है ना, जजेस की प्रूडेंस इस्तेमाल करे, और यह देखे कि लगाए गए आरोप और सबूतों के आधार पर मामले को संज्ञान और इंग्लिश में कॉग्निजेंस बोलते हैं, संज्ञान में लेने तथा आरोपी को तलब करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। तो ये आपके कीवर्ड्स आपको पता चलेंगे, ये अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं आती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी बहुत चाइल्डिश हरकतें करती हूँ। एक छोटे से आप नोटबुक रख सकते हैं, ये मेरे बहुत पहले की है, मतलब बहुत पहले की है, मतलब लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही मैंने ऐसे ही इसको प्रिपेयर किया था, और उसके बाद ही मैं करती रहती थी, मुझे जहाँ से भी मिलता था। जैसे कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे सारे आर्टिकल के मैं हिंदी टू इंग्लिश में मैंने लिखे हुए हैं, कि मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी अपनी बस कीवर्ड्स में दिया हुआ है, और मेरी एक पर्सनल, एक बोल सकते हैं कि मेरी एक डायरेक्ट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 को लिख दिया, और उसका हिंदी में, इंग्लिश में क्या है, डिस्क्राइब इंडिया भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, डिस्क्राइब किया गया है, ऐसे लिख सकते हैं आप कीवर्ड्स अपने हिंदी और इंग्लिश में। आर्टिकल 2 किसी भी राज्य की सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है, ये आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट में अगर आप डिक्लॉट को फॉलो करते हैं तो, हिंदी टू इंग्लिश। इस चीज़ को आप इनकलकेट कीजिए। प्लस मैं बोलूँगी कि आप ना इस बुक को ज़रूर पढ़िए, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। मतलब मैं बोलूँगी सुभाष कश्यप की बुक ना बहुत अच्छी, अगर आप मतलब कॉन्स्टिंग में अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम मतलब स्टार्टिंग में अगर आप फेस कर रहे हैं, तो सुभाष कश्यप की ये बुक पढ़िए। ये बुक आपके लिए, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि स्टार्टिंग में आप इससे स्टार्ट कीजिए, तब आप ये कोई भी बुक पढ़िए। जैसे कि वी.एन. शुक्ला, मुझे वी.एन. शुक्ला ज़्यादा पसंद है MP जैन से, तो वी.एन. शुक्ला भी पढ़ सकते हैं उसके बाद आप।
और अगर आपको ना कॉन्स्टी में बहुत ज़्यादा मन करता है कुछ पढ़ने का, तो आप इस बुक को रेफ़र कीजिएगा। ये बुक भी बहुत आपको हेल्प होगी। ये इसलिए मैं इस बुक को बोल रही हूँ ना, क्योंकि इस बुक में ना बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं, जो आपको जब आप एस्से राइटिंग करते हैं ना, तो उसमें इसमें बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू और जो भी मतलब रिनाउंड जो पर्सन्स हैं, उन लोगों ने जो वर्ड्स दिए हुए हैं, उससे आप अपनी एस्से राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है और एक क्वेश्चन भी बनता है कि ये बुक किसने लिखा था। इस बुक की बहुत रेफ़रेंस आती है। ये ऑस्टिन के द्वारा जो बुक लिखा गया है ना, द इंडियन कॉन्स्टी, ये बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक मैं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छी बुक है। मतलब पढ़ने का बहुत मन करता है। अगर आप एक बार स्टार्ट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं इसे कंटिन्यू करूँ। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पे ये वर्ड्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। इन्होंने जब आप पढ़िएगा ना इनके कि कैसे-कैसे कॉन्स्टी को बनाने से पहले कैसे डिस्कशन हुआ था, आपको पता चलेगा कि इसमें देखिए मुझे ना ये लाइन बहुत अच्छा लगा था पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि हम भूल गए हैं। हम क्या जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें इन्होंने ये लाइन जो बोली थी वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगती है कि द पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन आर प्रेज़ेंट। जो भी पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल जो कंड इसका मैं एक ओवरव्यू देती हूँ। उन्होंने ये बताया कि जो भी लॉ वग़ैरह कैसे आएगा, जो भी कॉन्स्टी की मेकिंग हो रही है, वो केवल इससे नहीं हो जाएगा कि एक जगह सारे जजेस बैठे हुए हैं और कमिटी जो बैठी हुई जो कि ट्राई कर रही है इंटरेस्ट को बैलेंस करने की, और कॉन्स्टी की जो हम मेकिंग मतलब जो हम बना रहे हैं, उसमें ये कैसे ये पॉसिबल होगा जब पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन प्रेजेंट है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना चेंजिंग की बात, जो कि लार्ज स्केल की पीपल के उनसे आ रही है, उनके उनके उससे निकल के आ रही है, तब ये रियल सेंस में ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये शायद से आज की डेट में भूल गए हैं, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात प्रियम्बल में की गई थी। ये आप जब बुक पढ़िएगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फिर ये आप देखिएगा कैसे सोशल जस्टिस को प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टी में, तो ये बुक में पूरा का पूरा डिस्कशन दिया हुआ है। ये आप खाली टाइम में पढ़ सकते हैं जब आपको मन कर रहा है ऐसे ही कुछ जानने का और एस्से राइटिंग वगैरह के लिए, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे कंटेंट ले सकते हैं। इंग्लिश में जो एस्से राइटिंग आती है ना आपको लिखने को, तो वहाँ पे आप ये सारे वर्ड से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे इसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे वर्ड्स बोले थे कि जब तक ये नहीं जो सर्विस ऑफ इंडिया का मीन्स होता है सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र, जो कि सफ़र कर रहे हैं उनको सर्विस करना होता है, और तब तक ये चलता रहेगा जब तक इनइक्वालिटी है और अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही है, और पॉवर्टी जब तक ख़त्म नहीं हो रही है, साथ ही साथ जब तक लोगों की आंखों में टीयर्स हैं और सफरिंग है, तब तक ये वर्क जो है वो चलता ही रहेगा, सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने का, और सोशल रिवॉल्यूशन चलता ही रहेगा। तो ये आप चीज़ पढ़िएगा तो आपको एस्से राइटिंग में बहुत हेल्प होगी इस बुक से, और ये बुक वैसे भी पढ़ना चाहिए आपको। आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे इसमें कंटेंट मिल जाएंगे। मैं तो सच बोलूँ तो बुक्स को अपने अच्छे फ्रेंड बनाइए, और जजमेंट जितने पढ़ सकते हैं आप, और अलॉन्ग विथ आप न्यूज़पेपर से कटिंग लीजिए हिंदी के, और इंग्लिश के तो न्यूज़पेपर तो मिल ही जाते हैं, और साथ ही साथ जो भी आप लोकल प्लेस पे रहते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी की आप पॉलिटिकल साइंस के बुक ले लीजिए। बुक नहीं, वहाँ के जो बच्चों के लास्ट टाइम जो वो गेस पेपर बोल सकते हैं, लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन बैंक होता है, सॉरी, उनका ग्रेजुएशन का, वो आप ले सकते हैं और वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, डीडी बासु की हिंदी और इंग्लिश में ले सकते हैं आप बुक। अगर एक की ले लीजिए और एक की आप देख लीजिए, क्या पता पीडीएफ मिल जाए किसी के पास, क्योंकि आजकल तो पीडीएफ भी बहुत सारे पब्लिक डोमेन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि इसके थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आया हो कि कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन, और आंसर राइटिंग मीन्स एस्से राइटिंग की प्रिपरेशन, और हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम होती है आप कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपको मतलब ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं, आप इनकलकेट कीजिए ये सारी अपनी प्रिपरेशन में। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, तो आप इस पे खुद भी वर्क ऑन कीजिए। अगर आपको कुछ और भी लगता है कि हाँ मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, तो आप मुझसे पूछिएगा, मुझे लग पाएगा अगर मैंने मतलब किया है, और खुद भी अगर मुझे मेरे पास वो कंटेंट होंगे तो मैं शेयर कर सकती हूँ ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।